अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू। शॉर्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स एक्सरसाइज पार्ट 2 है। एनवीएफ की बुक हम लोग कर रहे हैं। दिस इज ग्रेड 10 फिजिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नंबर 1 है, हाउ डज द कलर कोड ऑन अ कार्बन रजिस्टर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रॉपर्टीज एंड व्हाई इज दिस मेथड चोजन ओवर अदर लेबलिंग टेक्निक्स। तो फिर एक कार्बन रजिस्टर पर हम लोग कलर कोड्स का क्या क्यों इस्तेमाल करते हैं? कलर कोड्स का मतलब है कलर्स को एज अ कोड इस्तेमाल करते हैं, वो ऊपर लगे होते हैं। एक दूसरी चीज़ भी होती है कलर कोड, दूसरे हैं कि यानी कि हम कलर को एज अ कोड यूज़ करें, कलर लगा हुआ है उसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं कि उसके ऊपर उसकी रेजिस्टेंस क्या है। एंड व्हाई इज मेथड चोजन ओवर अदर लेबलिंग टेक्निक्स। हम उसको डायरेक्ट लेबल क्यों नहीं करते हैं, यानी और टेक्निक्स हैं जैसे कि उसको लिख देना, इनको हम क्यों नहीं चूज़ करते हैं? हम लोग कलर की मदद से क्यों इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं? तो मुझे उम्मीद है हमने जो एसएलओ के अंदर इन सबको डिटेल में देख लिया था पहले ही 2 पार्ट्स के अंदर। तो मुझे उम्मीद है अब तो ये बात बहुत ईजिली इसका जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाई आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन होम्स कनेक्टेड इन पैरेलल रादर देन इन सीरीज। को हमने फुल एसएलओ पढ़ा था कि क्यों इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है सीरीज के बजाय, क्यों जो आपके पास डोमेस्टिक सप्लाई है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है। इसके तो कई सारे रीजंस थे। हाउ वुड हाउस होल्ड फंक्शनैलिटी बी इंपैक्टेड इफ दे वर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हम इनको सीरीज में कनेक्ट करें तो फिर इससे क्या होगा? सबसे पहली चीज़ ये होगी कि आप मजीद चीज़ें लगाते जाएंगे तो पिछली चीज़ें भी इफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो वोल्टेज डिवाइड होता जाता है और आपके पास करंट जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और आपके पास बाकी तमाम चीज़ें भी इफेक्ट होंगी। ओके, इसके बाद नंबर 2 ये होगा कि इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी नहीं रहेगी। एक खराब होगा सब खराब हो जाएंगे, एक को बंद करेंगे सब बंद हो जाएंगे। ओके, तो सीरीज में कनेक्ट करना कतई भी कोई अच्छा आइडिया नहीं है घरों के लिए। व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, व्हाई डज द टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज? तो टोटल रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज क्यों करती है? हाउ डज दिस प्रिंसिपल रिलेट टू द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स? तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज क्यों करती है? तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रेजिस्टर्स के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास डिक्रीज कर जाती है, हो गई है कि हमारे पास इस तरह से करंट आ रहा था। अब आगे जाकर हमारे पास ये एक रेजिस्टर है और ये एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टर है। अब वोल्टेज तो हमारे पास सेम, वोल्टेज सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस है, वो तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सेम ही है। ओके, लेकिन हमारे पास जो पीछे से करंट ने यहाँ से गुजरना है वो वोल्टेज के बराबर गुजरना है। वोल्टेज यहाँ पर से भी करंट गुजरेगा, सेम वोल्टेज, और सेम वोल्टेज यहाँ पर भी है, यहाँ पर से भी करंट गुजरेगा। तो अगर हम लोग ओवरऑल इसको समझने की कोशिश करें तो इन अ सेंस रेजिस्टेंस हमारे पास ओवरऑल डिक्रीज कर गई है, क्योंकि करंट अब हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक रेजिस्टर जितना करंट आएगा। इसको बढ़ा दिया, वोल्टेज सेम है तो डबल। अगर तो ये दोनों सेम थे तो हमारे पास यहाँ से भी उतना ही करंट आना शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पर करंट डबल हो जाएगा। तो करंट जो है अगर ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ओवरऑल आपकी रेजिस्टेंस टेक्निकली कम हो रही है। हाँ, इससे ये जरूर होगा कि ऐसा नहीं है कि ऐसा रेजिस्टेंस से निकाल निकाल के जितना मर्जी है करंट निकालने, आपकी आखिरकार बैटरी खत्म हो जाएगी। बट अगर हम लोग इसको ड्राइव कर दें जिस तरह से हमने इस इक्वेशन को ड्राइव किया था, अगर आप इस इक्वेशन को ड्राइव करें तो फिर आप लोग ये प्रूव भी कर सकते हैं कि यस। और इसको हम लोग जब लिखते हैं हम इस तरह से लिखते हैं कि एन रेजिस्टर्स की जो रेजिस्टेंस है, अगर हम उसकी जो है वो इक्विवेलेंट ले रहे हैं, बल्कि मतलब इस तरह से आर इक्विवेलेंट, जो आर इक्विवेलेंट है ये आप जाएंगे 1 R2 तक, और फिर आप लोग इसको लेकर जा सकते हैं एन नंबर तक, 1/r एन तक आप इसको लेकर जा सकते हैं, इतने टाइम से चलेगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 हैं तो उनकी हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, इससे ऑटोमेटिकली ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस कम हो रही है, राइट? क्योंकि 1 ओवर दिस, ये 1 ओवर रेजिस्टेंस 1, 1 ओवर रेजिस्टेंस 2, तो इन दोनों से ऑफ कोर्स हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो कम ही होगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास और फिर वो कहते हैं, हाउ डज दिस प्रिंसिपल रिलेट टू द एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इससे किस तरह से जो है वो अच्छे हो जाते हैं, उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ जाती है? यही एफिशिएंसी बढ़ जाती है कि आप मजीद रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उससे करंट कम नहीं होता बल्कि करंट बढ़ता है। तो इससे अगर आप एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं तो ऐसा नहीं होगा इस रेजिस्टेंस को जितना करंट मिल रहा था खत्म हो गया है। अगर इसको मिल रहा था I1, इसको मिल रहा था I2, इन दोनों को इतना ही मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो आई था ओवरऑल करंट वो बढ़ जाएगा और कुछ अब इसको भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो इन दोनों को इफेक्ट नहीं होगा। तो बुनियादी तौर पर बैटरी से ज़्यादा करंट निकलना शुरू हो गया है और ज़्यादा करंट निकल रहा है, इसका मतलब ओवरऑल रेजिस्टेंस आपके पास कम हो रही है। ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो रही है और इससे बैटरी आपकी जल्दी खत्म जरूर होगी क्योंकि उससे ज़्यादा करंट निकल रहा है, लेकिन आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो रही है। और इससे यही आपको फायदा होगा कि आपके पास जो है वो चीज़ें इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। एक को खत्म करने से दूसरे को कोई असर नहीं होगा, एक को ऐड करने से दूसरे को कोई असर नहीं होगा, और एक का दूसरे को कोई असर नहीं होगा। हाउ इनकरेक्ट पैरेलल प्लेसमेंट ऑफ एमीटर्स कैन, अच्छा ये तो फॉर्मेटिव है, दिस इज अबाउट एमीटर्स, दिस इज फॉर्मेटिव। नेक्स्ट है, व्हाई इज इट अनसेफ टू टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस विद वेट हैंड्स। इलेक्ट्रिकल स्विचेस को अगर हम लोग वेट हैंड से टच करें तो ये क्यों डेंजरस है? व्हाट प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिविटी एंड ह्यूमन सेफ्टी डज दिस एडवाइस रहा है? अच्छा, हो गया कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रिकल स्विच को टच करेंगे तो ऑफ कोर्स उसके अंदर पीछे से तार है, एक आपका तार है, दिस इज द लाइव वायर, दिस इज द न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को तो खैर अगर आप लोग वेट हैंड से भी टच कर लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। ओके, अगर हम न्यूट्रल वायर को भी वेट हैंड से टच करते हैं आपको कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि न्यूट्रल वायर जैसे हमने देखा था उसका वोल्टेज एक्जैक्टली ग्राउंड के वोल्टेज के बराबर है। आपको करंट लगता ही तब है जब आप लोग फॉर एग्जाम्पल इसको टच करते हैं। तो ये अगर आप हैं, आप इसको टच करते हैं, अगर इन केस तो टच करते हैं तो करंट जो है यहाँ पर आपके पास एक पोटेंशियल है, और अगर आपके पास ये वाला जो पोटेंशियल है ये इस पोटेंशियल से डिफरेंट हो तो आपके पास एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा और यहाँ से आपके अंदर से एक करंट फ्लो करेगा। तो इस न्यूट्रल वायर का वोल्टेज 0 वोल्ट्स है और ये 0 वोल्ट्स है। जब हम रेफरेंस लेने हैं इसको 0 वोल्ट्स, तो ये भी 0 वोल्ट्स है, तो ये दोनों सेम वोल्टेज में है। ओके, दिस इज द न्यूट्रल, इसको पीछे हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। ये दोनों सेम आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर है। जब ये दोनों सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे तो वोल्टेज यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो वो भी 0 है। तो जब वही 0 है तो कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ओके, अलबत्ता अगर आप लोग टच करते हैं और ऐसे इसको टच ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी-कभी ये 0 वोल्ट पर ना हो, पीछे कोई मसला हो, बट टेक्निकली 0 वोल्ट पर होता है। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग टच करते हैं लाइव वायर को, ओके, अगर आप लोग टच करते हैं लाइव वायर को जो कि इधर प्लस 220 वोल्ट्स पर होगी कंपेयर टू ग्राउंड, या फिर नेगेटिव 220 वोल्ट्स पर होगी। इन एनी केस अगर तो वो नेगेटिव 220 वोल्ट्स पर है
तो आपके पास जो है वो करंट फ्लो करेगा इधर से, क्योंकि ये पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव कन्वेंशनली करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, और अगर ये पॉजिटिव पर है तो कन्वेंशनली आपका जो करंट है वो इधर से इधर फ्लो करेगा, बट करंट फ्लो जरूर करेगा, आपको मसला है करंट फ्लो करने से। तो वोल्टेज यानी कि जब भी आप लाइव वायर को टच करेंगे इन पाकिस्तान में हमेशा 220 वोल्ट्स हो जाएगा। वोल्टेज ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज है 220 वोल्ट, आपके अंदर से ऐसे करंट मूव होगा जैसे आप जैसे आपने अपने इर्द गिर्द एक बैटरी कनेक्ट की हुई है जो कि 220 वोल्ट्स की, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। ओके, तो इसलिए हम अच्छा, अब यहाँ पर मसला ये है वेट हैंड से क्या होता है। अब जो पानी है, पानी जो हमारे घरों में पानी होता है, ओके, वैसे तो पानी एक कंडक्टर नहीं है, लेकिन जो हमारे घरों के अंदर पानी होता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिक्स होती हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड मिनरल वाटर। वो जो हमारे घर में पानी होता है हम आमतौर पर वो यूज़ करते हैं, जिसे हमने हमारे हाथ गीले हैं, वो हमारे पास एक वेरी गुड कंडक्टर है। वैसे जब आप स्विच को टच करें तो हो सकता है कि आप लोग जो है इसको यहाँ से ऐसे आप लोगों की जो उंगली है वो डायरेक्ट जाके लाइव वायर को टच नहीं करती, और इवन उस केस में भी अगर वो टच करे भी तो इतना करंट नहीं निकाल पाती, क्योंकि आप लिटरली एक तार तो नहीं है, तार जितने अच्छे कंडक्टर तो है नहीं। ओके, लेकिन अगर तो आपके हाथ हैं गीले, तो फिर आपके हाथ बहुत अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर पानी है, पानी के थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो फिर डेंजर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जब आप इलेक्ट्रिकल स्विच को टच करेंगे तो पहले तो आप मसलन आप एक बटन को दबाते हैं, तो जब आप पहले बटन को दबाते थे तो प्लास्टिक थी, कोई मसला नहीं था। अब वो कंडक्टर आ गया है, वो पानी अंदर से करंट खींच सकता है। अगर तो आप वेट हैंड से डायरेक्ट प्लास्टिक के ऊपर करेंगे फिर तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग किसी बटन वगैरह को टच करते हैं उसके साइड से कहीं से भी कोई ऐसी कनेक्शन है, तो वेट हैंड जो कि पानी का कंडक्टर है वो वहाँ से करंट खींच लेगा और आपको 220 वोल्ट्स का एक झटका लग सकता है, अगर आपकी बदकिस्मती हुई और पीछे आपने एक लाइव वायर को टच कर दिया। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये स्विच कोई और है, ये डायरेक्ट करंट का स्विच है, तब भी आपको मसला होगा, तब भी आपने वेट हैंड से कभी टच नहीं करना है। और उसके बाद है व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्टिविटी एंड ह्यूमन सेफ्टी डज दिस एडवाइस रिलाई ऑन। आप इनको टच ना करें, ये अनसेफ है कि अगर आप वेट हैंड से इसको टच करें। कौन से प्रिंसिपल्स हैं कंडक्टिविटी के जिसके ऊपर ये एडवाइस रिलाई करती है कि आप उसको टच ना करें, ये आपको एक मशवरा दिया जा रहा है, ये किसके ऊपर रिलाई करती है, किस कंडक्टिविटी के प्रिंसिपल के ऊपर ये रिलाई करती है, आपके पास वोल्टेज के ऊपर, कि आपके पास एक ऐसा वोल्टेज जनरेट हो जाए, और ऑफ कोर्स मतलब ये कि कंडक्टर्स के थ्रू करंट जो है वो पास करता है, ये आपके पास प्रिंसिपल है कि फिर आपके पास जो है वो करंट पास कर जाएगा। ह्यूमन सेफ्टी के लिए अगर आप अंदर से करंट पास करें तो आप तो जिंदा नहीं रहेंगे। व्हाट मेक्स टचिंग अ लाइव वायर व्हाइल बेयरफुट ऑन द ग्राउंड पर्टिकुलरली डेंजरस, हाउ डू द फैक्टर्स इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर आप लोग एक लाइव वायर को टच करते हैं और बेयरफुट यानी आप नंगे पैन हैं, आपने चप्पल नहीं पहनी हुई, अगर आप नंगे पैन नहीं है तब आप लाइव वायर को टच करें तब भी आपका खतरा काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ रखा हुआ है प्लास्टिक, तो ग्राउंड तक कनेक्शन खत्म हो गया है, तो अगेन वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का जीरो वोल्ट्स है। नहीं, प्लास्टिक का मतलब जीरो वोल्ट्स नहीं है, वोल्टेज वोल्टेज यहाँ पर भी रहेगा, वोल्टेज खत्म नहीं होगा, लेकिन करंट नहीं पास कर पाएगा क्योंकि आपके पास जगह नहीं है। तो इससे आपको इतना ज़्यादा झटका नहीं लगेगा, इससे आपको लगेगा जरूर, हल्का सा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी बॉडी एक वोल्ट पर आ जाएगी, लेकिन वो बहुत कम होगा। जो रियल है वो आपका जब ग्राउंड तक पास बनता है तब आपको असली जो है वो झटका लगता है, तो वो आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपके पास प्लास्टिक एक इंसुलेटर है, वो ग्राउंड तक उसको जाने नहीं देगा। तो अगर आपने कोई प्लास्टिक की चीज़ नहीं पहनी हुई है फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा। और कैसे जो फैक्टर्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो इसकी जो सेवेरिटी है इस इलेक्ट्रिकल शॉक की उसको इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये कितना खतरनाक होगा। फैक्टर्स इन्वॉल्व में मतलब एक फैक्टर हो सकता है अगर आपके हाथ गीले हैं तो और ज़्यादा खतरनाक जो है वो शॉक होगा। अगर तो आप लोग जो है वो लाइव वायर को इंसुलेशन के बगैर टच करते हैं, अगेन शॉक जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। और अगेन अगर आप बेयरफुट हैं तो और ज़्यादा शॉक बड़ा होगा। फिर है अच्छा नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर के ऊपर, दैट इज़ फॉर्मेटिव। अब हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। In what ways does grounding an appliance case enhance user safety? How does grounding mitigate potential electrical hazards? तो ग्राउंडिंग अगर आप करते हैं एक अप्लायंस यानी किसी भी चीज़ जो कि इलेक्ट्रिकल चीज़ है, उसके केस को अगर आप ग्राउंड करते हैं तो इससे सेफ्टी कैसे होगी? तो ये वही ग्राउंड वायर जिसको हमने बहुत डिटेल में बात की थी उसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो मुझे उम्मीद है आप इजीली लिख सकते हैं कि वो एक पाथ प्रोवाइड कर देती है ग्राउंड तक, बजाय से कि वो आपसे गुजर के जाए, वो उस वायर से गुजर के जाता है। हाउ डज एन अप्लायंसेज वेटेज या वॉटेज इन्फ्लुएंसेस एनर्जी कंजम्पशन, यानी उसकी जो पावर रेटिंग है ये इसकी एनर्जी कंजम्पशन को कैसे इफेक्ट करती है, एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप हेल्प इन मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट चॉइसेस। तो जो आपके पास किसी भी अप्लायंस की वॉटेज है ये कैसे आपके पास इन्फ्लुएंस करती है उसकी एनर्जी कंजम्पशन को, तो क्लियरली जितना आपके पास ज़्यादा वॉटेज होगा वो उतना ही ज़्यादा आपके पास एनर्जी को कंज्यूम करेगी। एंड एट ऑपरेशनल कॉस्ट, तो क्लियरली उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जूल्स यूज़ होता है तो ज़्यादा आपके पास ऑपरेशनल कॉस्ट होगी। हाउ कैन अंडरस्टैंडिंग दिस रिलेशनशिप हेल्प इन मेकिंग एनर्जी एफिशिएंट चॉइसेस। अगर आप इस रिलेशनशिप को समझ जाते हैं तो आप इसे कैसे एनर्जी एफिशिएंट चॉइसेस बना सकते हैं जिससे एनर्जी कम यूज़ हो। तो क्लियरली अगर आपको ये समझ आ रहा है कि आपके पास जितनी पावर ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपके पास एनर्जी यूज़ होगी, तो आप कोशिश करेंगे कि आप सेम चीज़ रखें, यानी आपके पास काम सेम हो लेकिन पावर कम से कम हो। जितनी आपके पास पावर कम से कम होगी बिजली उतनी कम यूज़ होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब है जो 100 वॉट्स का है, एक और बल्ब है जो कि नहीं, एक बल्ब फॉर एग्जाम्पल 100 वॉट्स का है इनकैंडेसेंट बल्ब, और एक एलईडी है जो 20 वॉट्स की है, तो दोनों तकरीबन सेम ब्राइट होते हैं, क्योंकि इनकैंडेसेंट बल्ब बहुत सी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है अपनी पावर को कम से कम करें और सेम इफेक्ट जो है वो ला सकें। इन व्हाट वेज डू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर डिफर इन फंक्शन एंड एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में फ़र्क क्या है? इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर में यही फ़र्क है, इलेक्ट्रिकल पावर जूल्स पर सेकंड में है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल्स है ओवर अ गिवन टाइम, ओके? मतलब ये ओवरऑल किसी टाइम में 2 मिनट पीरियड में ओवर अ इंटरवल या ओवर अ टाइम पीरियड आप लोग निकालते हैं कि इतनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है इलेक्ट्रिकल पावर पर सेकंड, एक सेकंड के टाइम इंटरवल में जो एनर्जी होगी दैट इज़ पावर। फंक्शन में यही है कि इसका मतलब फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जब आपने देखना है कि ये पर सेकंड कितना करती है, एनर्जी जब आपने देखना था कि अच्छा मेरी डिवाइस इतने देर से चल रही है, मुझे कितने जो है जूल में यूज़ कर चुका हूँ। एंड एप्लीकेशन आप इसको अप्लाई कब करेंगे? पावर तब आप अप्लाई करेंगे जब आपने वैसे एक अंदाजा लगाना है कि पर सेकंड ये कितनी एनर्जी लेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप तब अप्लाई करेंगे फॉर एग्जाम्पल अपने अपना बिल देखना है कि मैंने अब तक कितनी एनर्जी यूज़ करी है, मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे, मैंने कितने टाइम तक इसको यूज़ किया, तो आप लोग एनर्जी देंगे। हाउ डू दिस डिफरेंसेस इम्पैक्ट आवर अंडरस्टैंडिंग एंड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये डिफरेंसेस हैं ये हमारी अंडरस्टैंडिंग और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मतलब ये यही बात कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर में जो डिफरेंस है कैसे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है या मेजरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी को उसको इम्पैक्ट करते हैं। तो क्लियरली मतलब पावर है आपके पास आई हुई,
तो ये आपको कंसेप्चुअली बड़े अच्छे तरीके से समझ आ सकता है कि वोल्टेज जो था कि आपके पास एक कूलम ऑफ चार्ज के लिए कितनी एनर्जी होगी। ओके, यानी कि पर जो यूनिट आपके पास चार्ज था अगर वो मूव करता है वो जितनी एनर्जी यूज अप करेगा या उसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ये वो एनर्जी थी वोल्टेज इन वोल्ट्स यानी जूल्स पर कूलम। आपका जितना टोटल करंट था अगर आप उससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल करंट वाज कूलम्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने कूलम्स, तो ऑफ कोर्स एक सेकंड में जितनी एनर्जी यूज हो रही है वापस आ जाएगी। तो ये क्लियरली इसकी समझ आती है। एनर्जी अगर आपने निकालनी है तो अपनी पावर को क्लियरली मल्टीप्लाई कर देंगे विद द टाइम। पावर आपके पास पर सेकंड है, जितना टाइम इंटरवल में है आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगी यहाँ आई वी टी। ओके, तो ये इन दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है और इससे आपको समझ या मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कैसे फर्क पड़ता है। तो ये इससे आपको समझ आती है कि कैसे वोल्टेज और करंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब इसका ही आंसर बन सकता है। वैसे है सवाल ये अजीब सा। हाउ डज द किलोवाट आवर सर्व एज अ यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। जो किलोवाट आवर है ये यूनिट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन कैसे है, तो मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर एक एनर्जी का ही यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है क्योंकि साथ आवर आ गया है। और 1 किलोवाट आवर एनर्जी जो है उसकी हमने जूल में एनर्जी निकाली थी, वो 336 समथिंग एनर्जी थी जो मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। लेकिन हम लोग उसके बजाय सिंपली कहते हैं 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट। इसका ये मतलब है कि हमने अगर हम लोग कहते हैं कि हमने 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है, ओके, हम लोग कहते हैं 2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, इसका मतलब हमने 2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है। यानी हमने इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है कि अगर हमारे पास एक डिवाइस होती जो कि आपके पास चलती है 1 किलोवाट पर, ओके, आपके पास एक डिवाइस है जो 1 किलोवाट पर चलती है, उसकी पावर ये है, अगर आप इसको 1 घंटे तक 2 घंटों तक यूज़ करें तो इतनी एनर्जी हमने यूज़ की। हो सकता है हमने इस तरह ना किया हो, हमने 500 वाट्स की 2 डिवाइसेस को यूज़ कर लिया हो, लेकिन अगर हमारे पास एक डिवाइस हो और उसकी पावर 1 किलोवाट आवर है और उसको हम लोग 2 घंटे उसकी पावर 1 किलोवाट है और उसको हम लोग 2 घंटों का यूज़ करेंगे तो हम इतनी एनर्जी यूज़ करेंगे या 2 यूनिट्स यूज़ करेंगे। तो हमने इसको एक यूनिट बना दिया है एनर्जी कंजम्पशन। हम लोग आमतौर पर इसी बात करते हैं कि मैंने इतनी किलोवाट आवर या इतनी यूनिट्स एनर्जी यूज़ की है कि अगर मेरे पास ये डिवाइस होती तो उसको जितनी पावर देने के लिए जितनी एनर्जी थी इतनी मैंने यूज़ कर ली है। ओके, एंड व्हाट स्टेप्स कैन यू टेक टू कन्वर्ट एनर्जी यूसेज फ्रॉम जूल्स टू किलोवाट आवर्स। अगर आपको जूल्स आपके पास, अब ये जो है ये एक्चुअली में एक अमाउंट ऑफ जूल्स है, बस हम जूल्स में नहीं बात करते क्योंकि बहुत छोटा यूनिट है, हम एक बड़ा यूनिट चूज कर लेते हैं। जूल्स में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, अगर आप लोग देखें तो 2 किलोवाट आवर। ओके, तो ये इसका बेसिक मतलब है कि आपके पास 2 किलोवाट पावर है, उसको आप लोग 1 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा इसका ये भी मतलब हो सकता है एक की पावर 2 किलोवाट है उसको आप 1 घंटे के लिए यूज़ करते हैं। तो इसकी जगह पर आप लोग लिखते हैं 3600 सेकंड्स। यहाँ पर से आप लोग एक्चुअली में कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको ओवरऑल जूल्स में कितनी एनर्जी बनती है 2 किलोवाट आवर। लेकिन वो कहते हैं आपको जूल्स में कर दी गई है, इसको अपने किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे हम न्यूमेरिकल में इसको करते हैं, लेकिन हम बहुत ईजिली हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये निकालेंगे कि 1 किलोवाट आवर जो है हमारे पास 1 किलोवाट आवर ये हमारे पास कितने जूल्स के बराबर है, ये मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो 36 सेकंड 100 सेकंड से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1000, तो ये आपके पास हो जाता है 36 और आगे आपके पास 5 जीरो आएंगे तो जाकर इसके आगे मजीद 3 जीरो जाएंगे तो दिस जो जूल, इतने जूल्स 1 किलोवाट आवर का मतलब है। तो अगर आपके पास एक अमाउंट ऑफ जूल मौजूद है, मे बी आपके पास मौजूद है फॉर एग्जाम्पल मतलब 2000 जूल मौजूद है और आपने देखना है कि इसके ये कितने किलोवाट आवर बनता है, आप सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे इस वजह से, क्योंकि ये एक के लिए है तो ये आपको बता देगा कि इसके अंदर कितने मौजूद हैं। ओके, तो ये क्या वैल्यू 1 के अंदर जितनी वैल्यू अगर आप उसे डिवाइड करेंगे तो आपको बता देगा कि आपके पास एक्चुअली में कितने किलोवाट आवर इसके अंदर मौजूद हैं। तो हम लोग इसको करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस केस के लिए, तो हमें पता चलता है हमारा आंसर है तकरीबन मतलब ये आंसर आपके पास काफ़ी छोटा है, जैसे 5.556 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी अगर मैं इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँ ये आपके पास होगा 0.000556 वाट्स। ओके, इतने वाट्स के बराबर नहीं, इतने किलो वाट्स, सॉरी इतने किलो वाट्स, किलोवाट के बराबर आपके पास ये एनर्जी, जो ज़ाहिर है बहुत छोटी एनर्जी थी कंपेयर टू दिस, बट इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जूल्स कितने वाट्स हैं, जो मेरा ख्याल है कि हम आगे न्यूमेरिकल्स में भी करेंगे। डिस्क्राइब सिचुएशन इन योर लाइफ वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एसेंशियल। कोई ऐसी सिचुएशन बताएं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाजमी है। हाउ डज दिस एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू अलाउ द डिवाइस टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। कैसे ये जो आपके पास एनर्जी है ये आपके डिवाइस को ट्रांसफॉर्म करती है, उसका फंक्शन परफॉर्म करने देती है। कैसे आपके पास एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं करती और इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करती है। तो इसकी तो कई सारी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। हमें भी जैसे ये वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि क्लियरली ये कंप्यूटर के ऊपर बन रही है। तो इसके साथ ही अगर ये कंप्यूटर है, ये डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बगैर काम नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगी कि अब ये अपना काम कर सकती है। व्हाट आर द 3 कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं, ये 3 कॉमन सोर्सेज। 3 कॉमन सोर्सेज में तो कई सारी मतलब हो सकती हैं, मतलब आई थिंक मेन है आपके पास एक तो आपके पास बैटरी। ओके, बैटरी से आप लोग ले सकते हैं, तो इसको मैं कहता हूँ केमिकल एनर्जी। बैटरी के अंदर आपको एक्चुअली में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें केमिकल एनर्जी से हम लोग कन्वर्ट करते हैं दिस वन। एक और आपका सोर्स है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, कि आप किसी चीज़ को मूव करते हैं। मेन हमारे पास जो एनर्जी है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी से आती है पावर प्लांट से, क्योंकि जनरली आपके पास एसी करंट होता है। और क्या हो सकती है आपके पास में भी एक और है आपके पास सोलर एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी से भी आप लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी को। एंड हाउ डू देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन्फ्लुएंस आवर चॉइस ऑफ एनर्जी सोर्सेज। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, केमिकल एनर्जी का एडवांटेज है, मैकेनिकल का, सोलर एनर्जी का, इससे हमारी चॉइस कैसे इफेक्ट होती है एनर्जी सोर्सेज का। हमने ये नहीं लिखने के हैं क्या, बस आपने बताना है इससे हमारी चॉइस कैसे इफेक्ट हो सकती है। तो क्लियरली हमें जो चीज़ सूटेबल लगेगी कि हमें जिस चीज़ की जरूरत है जिसकी चीज़ की जरूरत नहीं है, हम उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज को देखेंगे और हम अपनी चॉइस कर सकेंगे। एग्जामिन द फैक्ट्स एंड रिस्क्स ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज इन पैरेलल एंड सजेस्ट सेफ वेज टू कंबाइन पावर सोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग सेम ईएमएफ सोर्सेज को कनेक्ट करें पैरेलल में तब तो ठीक है, अगर हम लोग डिफरेंट ईएमएफ सोर्सेज को कनेक्ट करें पैरेलल में तो क्या रिस्क है। इससे ये होता है कि एक ईएमएफ सोर्स आपका ज़्यादा ताकतवर हो गई है, वो आपको दूसरी ईएमएफ सोर्स के अंदर करंट डालना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मैंने उसके अंदर नहीं डालना है, तो उससे आपके पास ये जलने का खतरा बन जाता है। ईएमएफ सोर्सेज आपके पास जल सकती हैं। तो हमें कभी जब भी हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है तो आपने हमेशा सेम ईएमएफ सोर्सेज को पैरेलल में कनेक्ट करना है। अ फैन, अ हीटर एंड एलईडी बल्ब आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। एक फैन है, ओके, और एक एलईडी बल्ब है, जैसे एलईडी बल्ब और ये इसको फैन कह रहे हैं, हालांकि बनाया हीटर हुआ है।
अच्छा नहीं हीटर, अच्छा फैन, इसको फैन कह रहे हैं बेसिकली मोटर। ओके, उन्होंने मोटर का साइन दिखाया हुआ है, फैन के अंदर मोटर लगी होती है। दिस इज द हीटर और एक एलईडी बल्ब है, इन तीनों का कनेक्ट किया है, 4 रेजिस्टेंसेस हैं। कहते हैं फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सबसे पहले आपको इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी होगी, अज्यूमिंग कि वायर की रेजिस्टेंस 0 है। ओके, वरना फिर वायर की भी एडअप होगी, बट एनीवेज वायर के रेजिस्टेंस को अज्यूम करते हुए कि वो 0 है। इसी हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमें पता है 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हमारे पास हो जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/r ऑफ इक्विवेलेंट 1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले है 6 ओहम्स की फर्स्ट रेजिस्टेंस, फिर है 10 ओहम्स की सेकंड रेजिस्टेंस, फाइनली है 18 ओहम्स की थर्ड रेजिस्टेंस। इससे ये हमारे पास अगर हम सबको ऐड कर दें 1/6, आप इसको चाहें तो अपने मैनुअल मेथड से भी कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 18, दिस इज गोइंग टू बी 29 डिवाइडेड बाय 90 ओहम्स, और आर इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 29 ओहम्स, राइट। दिस इज 1/r इक्विवेलेंट। तो हमारे पास जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है ये ऐसी है जैसे हमारे पास यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, दैट इज ऑफ ये 90 डिवाइडेड बाय 29 ओहम्स, 90 डिवाइडेड बाय 29 व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली 3.1। ओके, अप्रॉक्सिमेटली दिस इज इक्वल टू 3.1 ओहम्स। 3.1 ओहम्स की ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, नंबर 1। नंबर 2, कैलकुलेट द करंट पासिंग थ्रू ईच डिवाइस। हर डिवाइस में जो करंट गुजर रहा है इसको आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये तो बहुत ईजी है। हम अब सबसे पहले अगेन इसके अंदर हम अज्यूम करेंगे कि जो वायर की रेजिस्टेंस है ये 0 है। अगर तो वायर की रेजिस्टेंस 0 है तो ये वाला वोल्टेज इस वायर के अराउंड, ये वाला और ये वाला, दिस इज 12 वोल्ट्स। अगर तो ये रेजिस्टेंस 0 ना होती तो फिर ये कम होता, फिर ये हो सकता है दिस वन वाज 11.9 और ऑफ कोर्स पैरेलल में सेम होगा 11.9, ये भी 11.9, ये भी 11.9, क्योंकि कुछ वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने में ज़्यादा हो जाता। रेजिस्टेंस कभी भी वायर की 0 नहीं होती, इसलिए एक्चुअली में यहाँ पर थोड़ा कम ही होगा, लेकिन हम लोग अज्यूम करते हैं फिजिक्स में क्योंकि वायर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, हम अज्यूम करते हैं 0 है। दिस इज 12 वोल्ट्स। ओके, तो 12 वोल्ट्स यहाँ पर वोल्टेज है। आगे हमने करंट फाइंड आउट करना है, तो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, इसके अंदर से करंट कितना गुजरेगा, सबसे पहले है आपके पास मोटर या फिर फैन, फैन के अंदर से करंट कितना गुजरेगा, तो हमें पता है हमारी रिलेशनशिप V इज इक्वल टू आई आर या फिर I इज इक्वल टू द वोल्टेज डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, इतना हमारे पास यहाँ पे से करंट गुजरेगा। जब हम लोग इस चीज़ को करते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा वोल्टेज दैट इज 12 वोल्ट्स अराउंड हियर, रेजिस्टेंस फॉर द फैन दैट इज 6 ओहम्स, आपके पास आपकी करंट है 2 एम्पेयर्स। तो फ्रॉम द आपके पास जो पंखा है या मोटर इसके अंदर से 2 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा। इसके बाद आपके पास दूसरा वाला फॉर दी हीटर, देखते हैं कितना है, दिस वन वोल्टेज दैट इज 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 ओहम्स, तो क्लियर इसमें करंट कम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गई है, बट दिस इज अगर हम लोग करते हैं दिस इज 1.2 एम्पेयर्स। ओके, फिर है फाइनली फाइनल थिंग दैट इज द एलईडी लाइट या लाइट इमिटिंग डायोड, दिस इज क्लियरली अ डायोड, और आप लोग इधर देख सकते हैं ये डायोड जैसे मैंने आपको सिंबल बताया था ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है। ओके, पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। हमें पता है ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था जिस तरफ ये पॉइंट करता है हम इसका मैकेनिज्म तो बाद में देखेंगे, लेकिन करंट सिर्फ इस तरफ मूव हो सकता है। ये डायोड सिर्फ इस तरफ करंट को फ्लो करने देगा, इस तरफ ये करंट को फ्लो नहीं करने देगा, और करंट की हम कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करें तो इस तरफ करंट को फ्लो करने देगा, मींस इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ फ्लो करने देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ फ्लो करेंगे तो यस दिस इज द नेगेटिव साइड, तो यस इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ फ्लो करना है, मींस ये डायोड काम करेगा। तो एलईडी अगर काम ना करता फिर तो 0 करंट होता, बट दिस विल बी। अच्छा, वैसे एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, हुआ है लाइट एलईडी इज नॉन ओहमिक डिवाइस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ओके, ओहम्स लॉ का मतलब ये है कि आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, ओहम्स लॉ आपको ये कहता है। तो ओहम्स लॉ एलईडी में रेजिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट पर अगर हमें रेजिस्टेंस पता है तो उससे हम करंट जरूर निकाल सकते हैं। इस ये तो सिंपल एक फॉर्मूला है, इसको यूज करके। हाँ, ओहम्स लॉ ये कहता है कि रेजिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट हो जाती है व्हेन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता ही नहीं है एलईडी में, हम वोल्टेज को उल्टा कर दें तो करंट होता ही नहीं है। ओके, ये एक डायोड है तो, लेकिन इसके अंदर ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा क्योंकि फॉर्मूला ओहम्स लॉ नहीं है इटसेल्फ, ये फॉर्मूला तो आपको बस सिर्फ मतलब एक रिलेशन बता रहा है गिवन पॉइंट पे जो आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस हमने निकाली इधर से तो हम इजीली निकाल सकते हैं। V डिवाइडेड बाय R, दिस इज 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 18 ओहम्स। ओके, 12 डिवाइडेड बाय 18 is 0.67 amperes. Okay, this is the current from the light emitting diode, and as you can see parallel resistances में हमारे पास voltage सेम रह रहा है, current of course change हो रहा है। 3 resistors R1 is equal to 8 ohms, R2 is equal to 12 ohms and R3 is equal to 18 ohms। ये 3 resistors हैं, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो क्लियरली अभी तो हमें सबको पता है 1 over the R equivalent is equal to 1 over 8 ohms plus 1 over 12 ohms plus 1 over 18 ohms। हम लोग जब 1 over the R equivalent यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, आप इसको मैनुअली कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटर से एट स्टेज करना काफ़ी आसान है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 18, फिर में भी आप थोड़ा कैलकुलेटर से कर सकते हैं, 19 डिवाइड बाई 72 ओम्स, ओम्स नीचे है। फिर इसके बाद हम लोग इसको उल्टेंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी 72 डिवाइडेड बाई 19 और वो ओम्स ऊपर आ चुका है। सो इतने हमारे पास ओम्स करंट जो है, इतने हमारे पास ओम्स जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 3.79 ओम्स। ओके, इतनी हमारे पास रेजिस्टेंस है इधर। आंसर 3.789 है, मैं इसको 89 कर देता हूँ, मतलब ये 89 कैलकुलेटर भी 89 है, मैं इसको राउंड करके आपको 9 बता रहा था। A device the resistance of 10 ohms is connected to a 120 volts power source, calculate the power consumed by the device। एक आपके पास 120 वोल्ट्स की पावर सोर्स है, या मतलब 122 वोल्ट के करीब है, यानी कि पाकिस्तान की जो आम एसी करंट है उसी की पावर सोर्स है, और आपको जाकर रेजिस्टेंस जो है दैट इज 10 ohms, तो अपने पावर वो कितनी कंज्यूम करेगा वो निकालनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं वो करंट कितना कंज्यूम करेगा, तो करंट इज V डिवाइडेड बाय R, 120 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 10 ohms, 12 एम्पेयर्स का करंट वो डिवाइस कंज्यूम कर रही है, तो पावर इज VI
मीन्स 120 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 12 एम्पेयर्स, तो जूल्स पर सेकंड में हम लोग अपना निकाल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 120 मल्टीप्लाइड बाय 12, दिस इज 1440 joules per second या फिर 1440 watts. A light bulb with a power rating of 60 watts is switched on for 5 hours. Calculate the electrical energy consumed by the light bulb. Okay, आपके पास एक लाइट बल्ब है जिसकी पावर रेटिंग 60 वाट्स है, यानी ये पावर रेटिंग मैंने आपको बताया था। पावर रेटिंग ये होती है कि ये आपके पास जो नॉर्मल वोल्टेज है, नॉर्मल वोल्टेज आपके जो घरों में होता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर 60 वाट्स का बल्ब है, ये सेम नहीं है। अगर अमेरिका में 60 वाट्स का बल्ब बिकता है और पाकिस्तान में 60 वाट्स का बल्ब बिकता है, दोनों में डिफरेंस है। जो पाकिस्तान का 60 वाट्स का बल्ब होगा, इसका मतलब है जब ये पाकिस्तान के 220 वोल्ट्स पे चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक ही वोल्टेज है एसी का, तब उसकी ये 60 वोल्ट्स होगी। अगर इसका वोल्टेज चेंज करते हैं तो पावर रेटिंग ये नहीं रहती। तो जो भी आपके पास पावर रेटिंग है 60 वाट्स का, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर बना है और पाकिस्तान के जो 220 वोल्ट्स है, इस पर इसका पावर जो है वो 60 वोल्ट्स है। ऑफ कोर्स वोल्टेज चेंज करने में तो पावर चेंज हो जाएगी, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वी। तो जब वोल्टेज 220 वोल्ट्स है पाकिस्तान के, उस वक्त इसकी पावर 60 वाट्स है। आप कम करेंगे तो पावर उसको कम हो जाएगी, बट उस वक्त इसकी पावर जो है वो इतनी है। मतलब ये ऐसे ही तरीका जैसे हम इसकी रेजिस्टेंस बताते हैं, हम बजाय से कि हम इसकी रेजिस्टेंस बताएं, मतलब हमें वोल्टेज पता हो, रेजिस्टेंस पता हो, तो हम लोग इसका करंट निकाल सकेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि हम इसकी पावर इतनी है, इसकी पावर इतनी है, जो कि डिपेंड ऑफ कोर्स कर रही है उसके वोल्टेज पर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोल्टेज जो जो डिपेंड करेगी उसकी रेजिस्टेंस पर, क्योंकि वोल्टेज आपको सेम है, लेकिन जो करंट है ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट यहाँ पर सेम वोल्टेज पर ज़्यादा मिलेगा। बट एनीवेज वो कहते हैं इसको हम लोगों ने 5 आवर के लिए स्विच किया। अब हम लोग अज्यूम करें कि हमारे पास 220 वोल्ट्स ही मिल रहे हैं इसको, जो कि इसकी पावर रेटिंग है, हमें वही वोल्ट्स हम इसको दे रहे हैं, वरना इसकी पावर रेटिंग काम नहीं करेगी। सो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, वी नो पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, पावर इज 60 वोल्ट्स, अज्यूमिंग कि हमारे पास 220 वोल्ट्स पर चल रहा है, 60 वॉट्स है, मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स। अब अगर आपने जूल्स में निकालनी है, प्योर जूल्स में निकालनी है इसकी एनर्जी, आपकी मर्जी है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस 5 आवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंड्स में, लेकिन हमें जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट 5 आवर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किया है। अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो हम लोग इसको लिखेंगे, हम एक नई यूनिट में इसको लिख सकते हैं जो मैंने पढ़ा था, दैट इज 30 वाट आवर। ओके, हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 30 वाट आवर है, तब भी आप ठीक करेंगे। अगर आप इस तरह नहीं करते हैं, 5 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करके जूल्स में आंसर निकाल लेते हैं, तब भी आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बस वो डिफरेंट यूनिट्स में आंसर होंगे। वो कहते हैं 100 आइडेंटिकल सेल्स, आपका सेल्स हैं, बुनियादी तौर पर बैटरीज हैं, ईएमएफ सोर्सेज हैं और ये आइडेंटिकल हैं, इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। ईच ईएमएफ ऑफ 0.2 वोल्ट्स, हर के आपका जो ईएमएफ है वो 0.2 वोल्ट्स है। व्हाट इज द रिजल्टेंट ईएमएफ व्हेन दीस आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हम लोग इन आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक ईएमएफ है आपके पास 0.2, तो क्लियरली इन सबको ऐड अप हम कर देंगे, जो फाइनल हमारे पास ईएमएफ होगी। ओके, उसके लिए हम लोग सबकी ईएमएफ को ऐड कर देंगे, या फिर सिंपली 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ईएमएफ को, यानी हम सबको ऐड कर रहे हैं। 0.2 वोल्ट्स मीन्स आपके पास 20 वोल्ट्स जो है वो ओवरऑल ईएमएफ होगी इन तमाम सेल्स की, जो बहुत छोटे हैं। 0.2 वोल्ट्स बहुत ज़्यादा लो है। अगर आप उन सबको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आप 20 वोल्ट्स तक पहुंच सकेंगे, अगर आप 100 में कनेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे क्या ये आइडेंटिकल है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल सेल्स को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें, उनकी जो आपके पास वोल्टेज है वो सेम रहता है, तो इसका वोल्टेज आपके पास 0.2 वोल्ट्स ही रहेगा, या ईएमएफ। इन द सर्किट शोन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी पॉइंट्स के दरमियान आपका जो टोटल रेजिस्टेंस है उसकी क्या वैल्यू है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखें, इन दोनों की हमें निकालनी पड़ेगी, छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे, तो सबसे छोटे लेवल पर ये हमारे पास रेजिस्टेंस है जो आपका सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगी 5 ओम्स ऐड करके, और फिर ये दोनों आपके पास पैरेलल में है। इन दोनों के अगर आप लोग कैलकुलेट कर लें थ्रू योर फार्मूला, आप इसको जो पैरेलल रेजिस्टेंस का फार्मूला से निकालेंगे, तो तकरीबन इसका आंसर आता है 2.72 ओम्स। तो ये वाली ओवरऑल हो गई है 2.72, फिर ये इसके साथ कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2.72 प्लस 4 ओम्स हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस होगी, जो कि आती है 6.72 ओम्स, या तकरीबन 6.73 ओम्स के बराबर, क्योंकि ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन निकाली थी 2.72 जो है वो हो जाती है, तो वैसे आप उसको राउंड करें तो 2.73 ही आता है। तो इतनी हमारे पास फाइनल रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, करंट फ्लोइंग थ्रू एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द बल्ब इन द गिवन फिगर। इस बल्ब ने आपके पास कितनी पावर कंज्यूम की है, ये बल्ब है आपके पास 50 ओम्स का, ये आपके पास ईएमएफ है, और करंट फ्लोइंग थ्रू इसके अंदर कितना करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है। सबसे पहले पावर, ओके, सबसे पहले पावर निकालने के लिए आपको एक्चुअली में पहले करंट निकालना पड़ेगा, तो मैं पहले पी पार्ट कर लेता हूँ। बी पार्ट इज द करंट, दैट इज दैट कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड। अच्छा, अज्यूमिंग कि आपके पास जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस 0 है, ये हमें अज्यूम करना पड़ेगा, वरना फिर इधर जो है वो हम वोल्टेज, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो वोल्टेज हम 120 वोल्ट्स ही पुट कर पाएंगे, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस 0 नहीं है फिर कुछ वोल्टेज इधर ज़ाया हो जाएगा, तो इधर हम कुछ कम पुट करना पड़ेगा। लेकिन अज्यूमिंग कि ये 0 है, तो यहाँ पास हो जाता है 120 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 50 ओम्स। ओके, 120 डिवाइडेड बाय 50, दिस इज इक्वल टू 2.4 एम्पेयर्स। 2.4 एम्पेयर्स आपका यहाँ से करंट गुजरा है। इसके बाद अगर हम आपने पावर निकालनी है कि ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, यानी इसकी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड वो कितनी होगी, दैट इज वो वी आई। दिस इज गोइंग टू बी 120 वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय 2.4 एम्पेयर्स ऑफ करंट। ओके, सो 120 मल्टीप्लाई बाय 2.4 एम्पेयर्स ऑफ करंट, दिस इज 288 वाट्स, ये इसकी हो गई पावर। फिर वो लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है। ओके, आपको इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है, तो आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं, ई इज पी और मल्टीप्लाई बाय योर टाइम, तो पी टी या फिर ई आप लोग वी आई टी से भी निकाल सकते हैं, बट हमें पावर मौजूद पता है 288 वाट्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम, दैट इज अच्छा, उन्होंने हमें कोई टाइम नहीं दिया है, जो कि उन्होंने गलती की है। ज़ाहिर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किसी टाइम में होती है, तो जो मैं आंसर देख रहा हूँ उसके मुताबिक ये जो टाइम देना चाहते थे दैट वाज 5 आवर्स, इनकी गलती है, ना देना चाहिए था। तो 5 आवर्स फाइनल हमारे पास टाइम है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देना है विद 5 आवर्स। चाहें तो इसको आप कन्वर्ट कर दें सेकंड्स के अंदर, बट हम लोग इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके 1440 वाट्स आवर लिख सकते हैं। दूर में भी आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर हम लोग वैसे इसको किलो वाट्स में कन्वर्ट कर लें तो 1.44 किलो वाट्स आएगा, यानी कि 1.44 यूनिट, जो हम आम यूज़ करते हैं कि आजकल एक यूनिट 60 रुपीज़ का है, ये उतने हम लोगों ने यूनिट इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पर आगे ओवर भी है।
कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन, इसकी हमने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं दोनों रेजिस्टर्स, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आप लोग फॉर्मूला निकाल के ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब ये दोनों सेम होते हैं तो ये इसके एग्जैक्ट हाफ के बराबर होती है दोनों की। ओके, ये आप पेपर में इसको फॉर्मूला लगा के कहीं करेंगे, बट अगर हम इसको हाफ तक चले जाएँ तो वो आपके पास इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगा 6.25 ओम्स। तो इसकी ओवरऑल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपके पास 6.25 ओम, तो मतलब आपको 4.5 ओम्स, ये दोनों आपका सीरीज में है, राइट। ये वाला जो कुछ ओवरऑल सेटअप है ये इसके साथ सीरीज में यानी एक ही पाथ है यहाँ से यहाँ तक। यस, ये दोनों आपको आगे जाकर सीरीज में है, तो 6.25 प्लस 4.5 ओम्स जो कि आपको आ जाता है 10.75 ओम्स, राइट। 6.25 प्लस 4.5 ओम्स इज इक्वल टू 10.75 ओम, विच इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस। जैसा कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक 10.75 ओम्स का रेजिस्टर लगाए थे तो हमारे पास सेम यहाँ पर जो है वो करंट जो है वो कंज्यूम होता है, यानी करंट हमारे पास सेम आता। इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।